इसका, ठीक है। सो मान लीजिए टावर था, ठीक है। इनिशियली आदमी ने कुछ इस तरीके से देखा, 6 सेकंड के बाद वो पास आ गया। तो पास आया तो अब आदमी की जो लाइन ऑफ साइट होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। साथ में हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा। लाइन ऑफ साइट तो हमने बना लिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन तो बनाना है। ठीक है, ओके। अब 30 डिग्री, देखिए ये वाला कितना है, या फिर स्टार्टिंग में जो लाइन ऑफ साइट बनी थी वहां पे एंगल कितना था। स्टार्टिंग में लाइन ऑफ साइट का एंगल था 30 डिग्री का। उसके बाद एंगल कितना बना, उसके बाद एंगल बना 60 डिग्री का, है कि नहीं। तो वही सेम पैरेलल लाइंस है जो चीज पहले भी किए हुए हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो 60 डिग्री को यहां उतार दिया और 30 डिग्री को यहां उतार दिया, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या पता है कि ये चीज 6 सेकेंड्स, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस उसने 6 सेकेंड्स में कवर किया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें किसी ट्रायंगल का कोई एक साइड भी गिवन नहीं है, ठीक। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं इतना हिस्सा को, और इसको लिख लेते हैं सी। अब क्वेश्चन पढ़ो गाइस। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। पहले कार 30 डिग्री का बना रहा था, फिर 60 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री जो बना, वो जो सी डिस्टेंस कवर हुआ है उस बीच में, उस सी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग गया था, 6 सेकंड का, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है कि जो बचा हुआ बी डिस्टेंस है फुट तक का, तो बचा हुआ बी डिस्टेंस निकालने में उसको कितना टाइम लगेगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बी और सी के बीच का कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। बी और सी के बीच का कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्पीड है यूनिफॉर्म, लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, हमारा स्पीड है यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, अपन थोड़ा सा फिजिक्स यूज करेंगे यहाँ पे, कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म है और मान लो सी कवर करने में उसको 6 सेकंड लगा, और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा कि बी का वैल्यू जो था वो सी का डबल है। आपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा कि बी का वैल्यू सी के डबल आएगा, तो फिर बी डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम भी कितना लगेगा, सी का एग्जैक्ट डबल लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में ये मूव कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से वी नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी, तभी जाकर ये क्वेश्चन होगा सॉल्व, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल जब लेते हो, पहला ट्रायंगल में tan 60 डिग्री लोगे, वो आपका आ रहा है a अपॉन बी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 इज इक्वल टू a अपॉन बी हुआ, और यहां से हमारा a का वैल्यू आ गया √3 टाइम्स ऑफ b। ये आया मेरा पहला इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल पिक करते हैं, वहां से आया tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होगा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, a अपॉन बी प्लस सी, बिकॉज 30 डिग्री के लिए बेस हो जाएगा मेरा वो पूरा b प्लस सी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू a अपॉन बी प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, a को नहीं चाहिए ना, हमें तो b और c के बीच का रिलेशन चाहिए, तो मैं यहां से भी a की वैल्यू निकाल लेता हूं। यहां से a का वैल्यू हो गया b प्लस सी अपॉन
b प्लस सी अपॉन √3, ठीक है। और ठीक है, अब दोनों को हम करेंगे कंपेयर, या दोनों को इक्वेट कर देंगे। मान लो इनको 1 और 2 मार्क किया हुआ था, 1 और 2, ठीक है। तो हम अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 और 2 ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। सो √3b इज इक्वल टू b प्लस सी अपॉन √3। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3b इज इक्वल टू b प्लस सी आएगा, इम्प्लाइज 2b इज इक्वल टू c आया, ठीक है। 2b इज इक्वल टू c आया, तो b आया c/2, ठीक है, b आया c/2। यहां तक आप सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? प्लीज गिव टेल मी जल्दी से, इज दिस क्लियर टिल हियर? डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में tan 60 लगाया, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में tan 30 लगाया, वहां दोनों से a की वैल्यू निकालकर इक्वेट कर दिया, दोनों से a इक्वेट किया तो जो इक्वेशन आया वो b और c के टर्म्स में आया। a को हमने क्यों इक्वेट किया? क्योंकि क्वेश्चन पढ़कर हमको ये पहले पता करना था कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब मैं b और c के बीच का कोई रिलेशन निकालूंगा, तो a का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने a को यहां से हटाया, ठीक है। अब जैसे ही a को हमने सॉल्व कर लिया, b इज इक्वल टू c/2 आ गया। सो नाउ द क्वेश्चन इज, आपको सोचना है कि अगर c को कवर करने में 6 सेकंड लगा है तो b को कवर करने में कितना लगेगा, बताएंगे अभी? आप खुद सोचो कि c जितना भी डिस्टेंस है, आपने c को जब कवर किया तो आपको 6 सेकंड लगे थे। अब आपको जो डिस्टेंस कवर करना है वो c का आधा है, c का आधा है, तो उस केस में टाइम कितना लगना चाहिए? आप यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो, 3 seconds. 3 सेकंड्स लगना चाहिए ना? यस और नो एवरीवन? Yes. श्रुति, श्रुति, क्या 3 सेकंड्स होगा या कुछ और होगा, बताओ। Therefore, to cover B, time taken will be 3 seconds, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना 3 सेकंड हो जाएगा। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the and in the same straight line complementary। तो एक टावर है, उसका 2 पॉइंट से हम लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो टावर की सेम साइड में है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है, पहला वाला 4 मीटर दूर है, दूसरा वाला 5 मीटर दूर है। ये राइट एंगल बनेगा, ये डिस्टेंस है 4 मीटर्स का, और सी से डी हम ये कह सकते हैं 5 मीटर का डिस्टेंस है, तभी जाकर ये पूरा डिस्टेंस 9 मीटर्स का होगा, ठीक है। एंड अभी क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में है, आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं अंश? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं?
इसमें सर 180 डिग्री हो। वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता 90 हो। डिग्री 90 डिग्री 90 का डिग्री होता बनाया। है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों का सम 90 होगा, ठीक है। एक को अगर यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा हो सकता था कुछ लोग यहाँ पे ना मतलब इसको समझ ना पाए, बट दिस वाज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यही बोला कि एक टावर के सेम साइड से दो अलग अलग पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब हमको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, ये h मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको h फाइंड आउट करना है। सेम फिर वही सब चीज करोगे। आपको क्या करना है यहाँ पे, यू विल टेक टू ट्रायंगल्स। पहला लेंगे, मान लो अंदर वाला ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी में अगर हम tan लगाते हैं, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। अच्छा जानते हो क्या, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड्स में, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पार्ट हटाया हुआ है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट उन्होंने हटाया हुआ है तो फिर क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 9 का आना नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा ट्रिगोनोमेट्री का। बट एनीवेज एक ही क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक। सो tan 90 माइनस थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया h और यहाँ पे बेस हो गया 4 मीटर्स का, तो ये हो गया आपका h अपॉन 4, ठीक है। tan of 90 minus theta is actually equal to cot theta. So cot theta is equal to h upon 4. Mark it as 1. Okay. Similarly, we have in triangle ADC, ADB. Sorry. सर ए बी डी ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जब हम tan थीटा लेते हैं तो यहाँ tan थीटा आ जाएगा आपका h अपॉन 4 प्लस 5, h अपॉन 4 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा हमारा आ गया h अपॉन 9, इसको मार्क कर लो 2। आपको क्या चाहिए, h का वैल्यू चाहिए। tan और cot के बीच में रिलेशन क्या होता है गाइस, tan और cot के बीच में रिलेशन क्या होता है? cot is तो equal to 1 होता है उसका वैल्यू। क्या 1 होता है? cot is equal to 1 by tan theta. cot is equal to 1 by tan theta। तो कहीं ना कहीं अगर हम 1 और 2 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की मल्टीप्लिकेशन करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, cot थीटा इज इनटू tan थीटा, और राइट हैंड साइड में आएगा h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। अब cot इंटू tan कितना हुआ 1, और यहाँ पे आपका बना ये h स्क्वायर अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h स्क्वायर का वैल्यू 36 आया, और यहाँ से आपका h का वैल्यू आएगा 6। तो आपका ये रहा आंसर, राइट। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. आयुषी क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, अभी नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस वैसे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों के दोनों बाकी 14 क्वेश्चन जो हमने किए ना उनके कंपैरिजन में दोनों थोड़े से अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप थोड़ी सी फिजिक्स का यूज करते हो, क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने हमको एंगल्स ही नहीं दिया, बाकी 15 क्वेश्चन में हमको एंगल्स पता थी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? चलो एक काम करते हैं, लग रहा है लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है,
तो we'll do one thing, चैप्टर नंबर 9 खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे और 13 का एक छोटा सा क्विज करते हैं, ठीक है। Just give me 1 minute, guys. सर अनम्यूट। सर अभी आपका माइक म्यूट है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड अपना नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री दोनों के दोनों मुश्किल चैप्टर्स है, ठीक है। बट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वाले में क्या है कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन में घुमा फिरा के हमने एक दो ट्रायंगल्स हमने पिक किए हैं और ट्रायंगल्स पिक कर कर हमने कोई रिलेशन निकाला है और उन्हीं को सॉल्व किया है, राइट। रही बात ट्रिगोनोमेट्री का, तो एक्सरसाइज 8.4 इज डिफिकल्ट, आई एग्री। तो आप इधर उस चीज को थोड़ा प्रैक्टिस करिए, राइट। क्वेश्चंस क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल में अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको ट्रिगोनोमेट्री के, तो आप उसको प्रैक्टिस करो थोड़ा ज्यादा ताकि वो आपके हाथ में फिट बैठे। बट इट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, बहुत सारे स्टूडेंट्स से नहीं होता है एक बार में, बट हाँ प्रैक्टिस करते रहो, बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको दिमाग में वो हिट करेगा। डिफिकल्ट होने का रीजन यही है कि इस चैप्टर का ना कोई एक फॉर्मूला नहीं है, मतलब कहने के लिए जो छोटी मोटी आइडेंटिटीज है उसी को यूज कर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इट्स मोर ऑफ अ अप्रोच रादर देन फॉर्मूलाज, जैसे कि सरफेस एरिया वाले में। अब यहाँ क्या है ना कि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपको बस उठा के वैल्यू फॉर्मूला में पुट करना होता है, तो वो इजी हो जाता है, राइट। बट ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन में कुछ अलग यूज किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है उसे अलग तरीके से, तो इसलिए दिक्कत होना एकदम लाजमी है। कीप प्रैक्टिसिंग, जहां भी दिक्कत होगा बताइएगा। मीनवाइल लेट्स स्टार्ट विद दिस स्मॉल क्विज। यहाँ पे 4-5 फॉर्मूलाज ही पूछे जा रहे हैं आपको, और सारे के सारे फॉर्मूलाज अपने क्लास 9th में किए हुए हैं, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप बिल्कुल भी चीटिंग ना करें। सबसे पहले मैं पोल क्रिएट करूंगा एंड आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। पोल में मुझे नहीं पता चलता है कि कौन क्या मार्क कर रहा है, बट यस ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल यार। 10th में हो और ये सारे फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं क्लास 9th वाले हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल शुरू करता हूं। पोल इज देयर ऑन योर स्क्रीन, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, lateral surface area of a cuboid. क्लास 9th में जो फॉर्मूला सीखे थे उसी का यूज हो रहा है, एंड प्लीज डोंट ट्राई टू हैव द बुक इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। 30 सेकेंड्स हो गए, 16 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अब जाके कहीं यहाँ पे रुक गया। आई वॉन्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, या फिर अगले क्वेश्चन से मैंने सबको चैट में लिखने के लिए बोलना है, ओके
चलो, अभी भी एक स्टूडेंट है जिसने नहीं किया, बट लुक एट द रिजल्ट्स। 4 स्टूडेंट्स है जिन्होंने ऑप्शन ए मार्क किया है एंड 16 स्टूडेंट्स है जिन्होंने ऑप्शन बी मार्क किया है। अच्छी बात तो ये है कि किसी ने सी या डी मार्क नहीं किया, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो पोल लॉन्च करो सेकंड क्वेश्चन के लिए। रीलॉन्चिंग द पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। The total surface area of a right circular cylinder is what? Very good पूजा। 30 सेकेंड्स हो गए हैं, 18 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। कहीं ना कहीं फिर रुक गया यहाँ पे, कौन नहीं है 2-3 स्टूडेंट। चलो एंडिंग द पोल ईयर। 55 सेकेंड हो गया था। क्या ये 55 सेकेंड का क्वेश्चन है? चलो तो रिजल्ट देख सकते हो आप। कुछ लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया था यार। ऑप्शन सी वाले तो महान व्यक्ति होंगे। 9th में अगर आपने कहीं पे भी ये फॉर्मूला देखा होगा तो प्लीज वो बुक मेरे पास लेकर आना। आई एग्री कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ऑप्शन सी, लुक गाइस, 2 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है। चलो इस बार पोल जो होगा वो 30 सेकेंड्स के लिए होगा। 30 सेकेंड्स में मैं एंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 2r एंड स्लैंट हाइट l/2। फॉर्मूला जो होता था उसमें रेडियस r और स्लैंट हाइट l होता था, लेकिन अब उस फॉर्मूला में r की जगह 2r और l की जगह l/2 पुट करना है। और ये 2 सेकेंड्स बचे हैं, खत्म। चेक कीजिए। 72% लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है, 22% लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर विल बी इट इज ऑप्शन बी। तो यहाँ पे मेजोरिटी गलत हुए हैं। रिजल्ट एक ही बार में सारे डिस्कशन करेंगे। नाउ रीलॉन्चिंग द पोल फॉर फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड शिक्षा, आपने सही आंसर मार्क किया। आज्ञा मैं सारे ही बताऊंगा, ठीक है? एक बार पहले सारा कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसमें 1 मिनट पे एग्जैक्टली पोल को एंड करूंगा, जिसमें से 28 सेकेंड्स निकल चुके हैं, 30 निकल चुके हैं, 30 सेकेंड्स बचे हुए हैं। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन विच कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एच ए। ओके, तो आई एम एंडिंग द पोल हियर गाइस। 1 मिनट हो चुका था। रिजल्ट देखिए। 53% लोगों का कहना है ऑप्शन बी। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 अगर जिन लोगों से भी समझ में आया ना, तो 4th जैसे क्वेश्चन भी आप करने वाले हो इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? तो इसका आंसर अभी मेरे हिसाब से ये होना चाहिए ऑप्शन
डी, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे h का वैल्यू होगा a और r का वैल्यू होगा a/2, so you'll get pi a cube upon 12। तो there is only one student जिसने कि ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अच्छा, वो एक स्टूडेंट कौन है, किसने ऑप्शन डी मार्क किया है? अपना नाम बताइए। इकलौता स्टूडेंट है जिसने इस क्वेश्चन को सही किया है, कौन है वो? बताओ यार। अब वो बोलेगा ही नहीं तो फिर आप पूछिए ऐसे 100। ऐसा खौफ है मेरा कि लोग सही आंसर अगर मार्क कर भी देते हैं गलती से तो भी नहीं बताते कौन है। अब यही चीज मुझे नहीं पता। अगर हाँ श्रुति, आपका तो आवाज बीच में जो रोबोट वाला होता है, आप कभी रिकॉर्डिंग। सर मेरा आवाज नहीं है। अभी ठीक हुआ आपका आवाज, इससे पहले आपकी आवाज अलग आ रही थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आलोक, बार बार आप अनम्यूट क्यों कर रहे हो? नॉट नीडेड ना। A core in a hemisphere has। आलोक, मैंने अभी निकाल देना है यहाँ से। बार बार आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करके वो कर रहे हो, डिस्टर्ब हो जा रहा है। A cone and a hemisphere have equal bases and equal volumes. The ratio of the heights. चलो, ये तो लगता है लोग पहले से सॉल्व करके बैठे थे। एनीवेज, 20 लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया और आप एक बार चेक करो, 50%। मान लो अगर सब सही आंसर अगर ऑप्शन बी है तो भी 55% लोगों का आंसर गलत होगा, क्योंकि 9 लोगों ने उधर सही मार्क किया, मतलब बाकी 11 गलत थे। और ऑप्शन बी के अलावा अगर कोई आंसर हुआ तो 75% लोग कम से कम गलत है यहाँ पे। और फोर्थ वाला थोड़ा सा मान सकते अलग हो सकता है, बट 1 2 3 5 बाकी ये डिट्टो 9th लेवल पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलाज। देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको 9th के जितने फॉर्मूलाज थे उसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला तक याद नहीं करना है, उन्हीं फॉर्मूलाज का यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूबॉइड एलएस है, एलएससी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे एरिया ऑफ। अब एलएससी का मतलब ही क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। कहीं कहीं पे इसका मतलब, या फिर ये भी समझ सकते हो टोटल एरिया एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। ठीक है, टोटल एरिया एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता क्या है एलएसए? अच्छा, आप सबको ये मान लो आप में से बहुत लोग अगर फॉर्मूला भूल चुके हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सिंपली 9th का आप एनसीईआरटी पिक करो, और वहां पे ना उन्होंने छोटा छोटा लॉजिक भी बताया हुआ कि कैसे, जैसे क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू
L plus B into H, 2 into L plus B into H। तो उन्होंने छोटा छोटा सारा लॉजिक बता रखा है कि ये कैसे होता है, ठीक है। अभी मेरा ये सब बताने में टाइम वेस्ट होना है, तो हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, बट एक बार आप उसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा, फॉर्मूलाज वाला पार्ट। TA से हो जाता है 2 into LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है सर। हाँ बोलो विकास। सर LS से क्या लिखे? 2 के बाद 2 के बाद H है, थोड़ा चाइनीज में लिखा है इसको रब करते हैं, एकदम सुंदर से लिखते हैं। 2 ब्रैकेट में पहले L प्लस B लिख लेता हूं, उसके बाद H, ठीक है। फिर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? LBH, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इसी के ऊपर, इसी पे बेस्ड था आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? लेटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, तो क्या होना चाहिए था उस हिसाब से आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। तो आई थिंक इसमें ऐसा था कि 4 लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया था और 16 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया था, ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो रहे थे लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, ये कंफ्यूजन एकदम लाजमी है, क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये भी देखा हुआ है और आपने ये भी देखा हुआ है, तो दोनों के बीच में आपको ये लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन कोई एक मार्क करना था तो कुछ लोगों ने ऑप्शन ए मार्क कर दिया, राइट। नेक्स्ट, क्यूब। आफ्टर क्यूबॉइड वी हैव क्यूब। अच्छा, क्यूब के जो भी फॉर्मूलाज होते हैं ना, वहां पे आप क्या करो, L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, इन तीनों का वैल्यू के जगह पे A पुट कर देते हैं। तीनों इक्वल होते, तीनों की जगह पे A पुट कर देते हैं, तो उस हिसाब से आप LSA देखोगे। अच्छा, रूबिक्स क्यूब तो आप सबने देखा हुआ है, रूबिक्स क्यूब, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? 4 सरफेसेस का एरिया, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स हुआ ना, तो 4 सरफेसेस का एरिया। अब हमारे चारों की चारों सरफेस कैसे है? स्क्वायर के फॉर्म में है। चारों की चारों सरफेसेस कैसे हैं? स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। अब क्योंकि ऐसे 4 स्क्वायर्स है हमारे पास, तो उस हिसाब से मेरा टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। तो ये लॉजिक से भी आप LSA कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप LSA वाला फॉर्मूला में देखो, इस वाले फॉर्मूला में भी अगर आप सारा पुट कर देते तो 2 into a plus a into a, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बन जाएगा? 2a हो जाएगा। तो 2a into 2, ये 4 आ गया, a into a आपका a स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये लॉजिक से भी कर सकते हो, या फिर जिसको लॉजिक ऑलरेडी पता है कि 4a स्क्वायर कैसे आया है, तो द सिंपल एक्सप्लेनेशन इज कि क्यूब क्या होता है? क्यूब के सारे सरफेसेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है? रेक्टेंगल होता है सरफेस, क्यूब में वो स्क्वायर होता है। तो अगर 4 सरफेसेस का एरिया देखोगे तो चारों सरफेसेस वहां पे सेम होने वाले हैं। हर सरफेस का एरिया होगा a स्क्वायर, तो 4 सरफेसेस का एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, TSA की बात करें तो TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। अब एक क्यूब के टोटल कितने सरफेस होते हैं भाई साहब? 6 सरफेसेस होते हैं। हर सरफेस का एरिया कितना होगा? a स्क्वायर, क्योंकि सबके सब स्क्वायर है, तो उस हिसाब से टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 into a स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे? LVH की जगह पे आप a पुट करोगे तो a into a into a हो गया आपका a क्यूब, ठीक है। पूजा का कहना है कि लैटरल को कर्व भी तो कह सकते हैं। पूजा, हम लैटरल वर्ड यूज करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के केस में, बाकी में हम लोग कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं। कहने के लिए जो क्यूब और क्यूबॉइड होता है ना, वहां पे कोई भी कर्व्ड सरफेस नहीं होता है, कर्व्ड वाला पार्ट नहीं होता, ठीक है, जबकि बाकियों में होता है, इसलिए बाकियों में हम कर्व सरफेस वर्ड यूज करते हैं। बाकी एक्चुअल जब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करें तो कर्व सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया दे मीन द सेम थिंग, ओके। नेक्स्ट इज आवर सिलेंडर। जो घर का सिलेंडर है उससे अच्छा एग्जांपल तो है नहीं, और बाकी सब जो पेपर से दूरबीन बनाते हैं ना, वो थोड़ा शायद कोन के शेप में रहता है, ओके। तो इफ आई टॉक अबाउट द
शेप, यहाँ पे आप जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के साथ डील करते हैं हम लोग, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है कि उसके बेस में एक सर्कल रहता है, बेस में एक सर्कल रहता है, टॉप में भी एक सर्कल रहता है, और दोनों के दोनों सर्कल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सर्कल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, इसका बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, क्लास 9th वाले में, कि आप एक सिलेंडर को अगर कट करोगे, जैसे ये देखिए, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये वाला। अब यहाँ पे जैसे ही हम कट करेंगे, ठीक है, कट करके हम जब इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ सिंपल रेक्टेंगल, और इसी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया जाता है, जो कि उस, अब ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का एरिया ये रहा L इंटू बी, और इसी को जब आप रोल करोगे तो यही रेक्टेंगल अभी किसका शेप ले लेगा, यही रेक्टेंगल अभी सिलेंडर का शेप ले लेता है। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो आई सजेस्ट एवरीवन कि एक बार एनसीईआरटी 9th का तो जरूर खोलो और उसको बोलो कि भाई सॉरी गलती हो गई, मुझे तेरे को पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था। तो सीएसए यहाँ पे हो गया 2 पाई आर एच। अच्छा, टीएसए क्या होता है, ऐसे सोच सकते हो कि टीएसए इज नथिंग बट, जो मैंने पहले भी बोला, सीएसए प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो इसके बॉटम में क्या है, सर्कल है, टॉप में क्या है, सर्कल है, एरिया कितना होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, तो नीचे का पाई आर स्क्वायर, ऊपर का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो सीएसए अपना 2 पाई आर एच है, फिर उसमें हमारा 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, यहाँ पे हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा h प्लस आर, ये आपका टीएसए हो गया। फिर बात होती है वॉल्यूम पे। वॉल्यूम भी जब कैलकुलेट करना हो ना, तो अपने माइंड में एक ये चीज याद रखो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस का एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम इज बेस का एरिया इनटू हाइट। अब यहाँ पे सिलेंडर का बेस क्या है, इट्स अ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट है हमारा h, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर इनटू h। ठीक है, ये हो गया अपना सिलेंडर। नेक्स्ट इज कोन, आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम जिसमें खाते हो, बर्थडे के टाइम पे जो पहनते हो टोपी। तो नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास हो गया सर्कल, ये हमारा होता है, मतलब कोन के वर्टेक्स से लेके सर्कल के सेंटर तक जो लाइन आती है दैट इज कॉल्ड एज एच, और जो टेढ़ी वाली लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज एल, स्लैंट हाइट। ये हमारी सिंपल हाइट है, ये हमारी स्लैंट हाइट है, नीचे हमारा रेडियस है। तो यहाँ पे हमारा जो सीएसए होता है वो है पाई आर एल, ये लॉजिक भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टीएसए जो होगा अगेन सीएसए प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। अब यहाँ पे टॉप में एक सिंपल सा डॉट है भाई, तो उस डॉट का एरिया तो बाकी के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। बॉटम में क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, और उस सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाता है एल प्लस आर। तो ये मेरा टीएसए का हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है,
तो ऐसे याद रखो कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक्चुअली ये आया भी कैसे था, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक कोन लिया गया था और एक सिलेंडर लिया गया था, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का हाइट सेम है। यस पूजा? सर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते क्वेश्चन में? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस कॉमन लेके हम लोगों ने लास्ट में हर बुक में ये चीज रहती है, इसलिए बोलकर लिख दिया। जरूरत नहीं कि आपको ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और दोनों इक्वल टू ही है ना, तो आप नीचे वाली चीज बोलो या ऊपर वाली चीज बोलो, एक ही बात होगी। ओके, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, आप भी ट्राई कर सकते हो। आपको एक सिलेंडर लेना है और एक कोन लेना है जिसमें दोनों का रेडियस और हाइट सेम है। सिलेंडर और कोन लेना है जिसमें दोनों का रेडियस और दोनों का हाइट सेम है। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए कि सिलेंडर में मान लो आपने कोन में आपने मिट्टी भरा, मिट्टी भरकर आप उसको सिलेंडर में एम्प्टी कर रहे हो। ठीक है, सिलेंडर में कह सकते हो कि उसे उलट रहे हो। तो आपने जब पहली बार कोन को फिल करके फिर उससे सिलेंडर को फिल करने की कोशिश की तो आपका सिलेंडर पूरा फिल नहीं हुआ। फिर आपने जब सेकेंड अटेम्प्ट लिया तब भी आपका सिलेंडर थोड़ा खाली था, और जब आपने थर्ड अटेम्प्ट में कोन से सिलेंडर को फिल करने की कोशिश की तो अब आपका जो सिलेंडर था वो प्रॉपर्ली फिल हो जाएगा। अब आपका जो सिलेंडर था वो प्रॉपर्ली फिल हो जाएगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, हमको 3 बार कोन का हेल्प लेना पड़ा फिल करने के लिए, तो 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसी का 1/3 यहाँ पे लगाकर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर, और इसमें कुछ ये नहीं होता। हॉलो सिलेंडर क्या है? हॉलो सिलेंडर जो आपका सॉलिड सिलेंडर है उसमें अंतर बस इतना ही है कि अभी जो मैंने पेपर से बनाया था ना उसके अंदर कुछ नहीं था, इट वाज कंप्लीटली एम्प्टी, तो दैट इज अ हॉलो सिलेंडर। और मान लो कि वही अगर इसमें कुछ होता, जैसे मान लो लोहे का, या जैसे ये पेन है, अभी मेरे हाथ में जो पेन है, आपके हाथ में जो पेन है, तो वो इट इज अ केस ऑफ यू कैन से क्लोज सिलेंडर और फिल्ड सिलेंडर। ठीक है, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। गाइस क्या मेरा आवाज ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। किसका आवाज Yes, sir. आप लोगों को ठीक से सुनाई नहीं दिया अभी? यस सर। ठीक है। हाँ श्रुति। एग्जैक्टली। श्रुति थोड़ा सा आपका इंटरनेट का इशू है। कोई फॉर्मूला अलग नहीं होता आयुषी, हॉलो सिलेंडर और फिल्ड सिलेंडर का कोई फॉर्मूला अलग नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कहीं पे आता है तो हम उधर डील करेंगे, बट ऐसे कोई फॉर्मूला अलग नहीं होता। यही 3 फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो फिर आप रिंग के बारे में सोच रहे हो, रिंग होता है ना रिंग, तो रिंग का वॉल्यूम क्या होगा, वो सारी चीजें तो हम क्वेश्चन के दौरान डिस्कस कर लेंगे। श्रुति एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, बिकॉज बाकियों को आवाज आ रही है। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि ये अपना सिलेंडर वाला काम भी हो गया, कोन भी हो गया। अब हमारे पास बचा है हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। तो स्फीयर तो अपना टेनिस बॉल। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, सर वीडियो पॉज हो गया। यस सर, वीडियो पॉज है।
सर आपकी साउंड नहीं आ रही। सर ओके गाइस, दैट वाज एन इंटरनेट इशू। वाईफाई अचानक डिस्कनेक्ट हो गया है, तो अभी मैंने अपने फोन से कनेक्ट किया है एंड आई एम 100% श्योर कि अंबानी जी हम लोग को यहाँ पे धोखा देंगे। ओके, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट स्फीयर। ठीक है, टेनिस बॉल एग्जांपल हो गया। यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे टॉप और बॉटम नहीं होता, नो टॉप नो बॉटम। ठीक है, तो इस केस में हम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं करते, वी ओनली टॉक अबाउट सरफेस एरिया, और एक्चुअली वी मीन टोटल सरफेस एरिया, यू कैन से वी मीन टोटल सरफेस एरिया, and the total surface area of a sphere is equal to 4 pi r square। ठीक है, वॉल्यूम होता है 4/3 pi r cube। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, हेमिस्फीयर। अब वही खेलते वक्त आपका टेनिस बॉल फटा तो जरूर होगा दो पार्ट्स में, राइट? या फिर जो घर पे बाउल्स वगैरह होते हैं, दे आर द परफेक्ट शेप्स ऑफ, नहीं होता है ऋषि, वो फॉर्मूला नहीं होता। अगर होता तो आप इतनी बार मुझे याद दिला रहे हो, मेरे को याद नहीं आता क्या? क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे वो रिंग वाला पार्ट को आप सोच रहे हो कि कोई फॉर्मूला है, इट इज नॉट अ फॉर्मूला। वो तो बहुत सारे क्वेश्चन में रिंग होगा, कुछ अलग अलग सिनेरियो होंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हेमिस्फीयर। नाउ हेमिस्फीयर में आप जब वही जैसे लेमन काटते हो, वहां पे क्या होता है, वी हैव अ कर्व सरफेस एरिया। जो लेमन का येलो वाला पार्ट होता है, राइट, वो अपना कर्व वाला पार्ट हो गया। या फिर जो टेनिस बॉल है, तो आधा फटा हुआ टेनिस बॉल का जो कर्व पार्ट हो गया, वो एरिया की बात हो रही है। तो वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का ठीक आधा, 4 पाई आर स्क्वायर का ठीक आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जब हम पीएससी की बात करेंगे ना,
तो आप सी ए से तो लोगे ही, प्लस वो एरिया ऑफ सर्कल भी लोगे। ऊपर एक जो फटा हुआ रहेगा तो एक उस साइड में सर्कल रहता है कि नहीं, राइट? तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है? एंड देन वी हैव वॉल्यूम। तो भाई साहब अब खुद सोचो कि टेनिस बॉल में जितना पानी जाएगा, फटा हुआ टेनिस बॉल में उसका आधा ही पानी फिट होगा ना, तो हाफ हो गया। ऊपर 4/3 था, 4/3 का हाफ कर लो, आपको 2/3 मिलेगा। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? तो दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच यू गाइस नीड टू रिमेंबर। अब इसमें से मैंने एक भी फॉर्मूला वैसा नहीं लिखा हुआ है जो आपने 9th में नहीं पढ़ा है, सारे के सारे सेम वही फॉर्मूलाज हैं, ठीक है? तो अब एक चलते हैं फटाफट उस एक्सरसाइज में। सर मैंने वॉइस बहुत आपको ब्रेक कर रहे हैं। ये दिया था। सर वॉइस लैग हो रहा है सर। यस सर। अच्छा, मैंने अभी अपना इंटरनेट ऑफ कर लिया सर है, मेरे को सुनाई दे रहा है। सॉरी वीडियो ऑफ कर लिया है। नहीं मेरे को मेरी मेरा थोड़ा तरफ तो इशू हो सकता है बिकॉज अभी मैंने अपनी ओके एनीवेज मैंने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है ताकि थोड़ा सा और मेरे यहाँ से इंटरनेट कम जाए तो क्लैरिटी रहेगा आप सबको, ठीक है? तो द टोटल सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर इट्स अगेन अ फार्मूला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अच्छा अभी देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन वहीं पे लिखा था मैंने, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट? इसी पे वो पूछ रही थी आई थिंक श्रुति या पूजा पूछ रही थी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि। अब यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला व्हेन द स्लैंट हाइट इज एल एंड द रेडियस इज आर, राइट? व्हेन द स्लैंट हाइट इज एल एंड द रेडियस इज आर। तो अब अगर हम यहाँ पे पुट करें आर के जगह पे 2r रखें और एल के जगह पे l/2 रखें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेडियस 2r है, स्लैंट हाइट l/2 है। तो अब हमारा देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है, अब आएगा पाई इंटू 2r इंटू l/2 प्लस 2r, ठीक है? और इस 2 को अगर हम अंदर भेजते हैं, 2 को अंदर भेजते हैं, क्यों अंदर भेजना चाहते हैं? क्योंकि मेरे को यहाँ पे हर जगह l अकेला दिख रहा था, हर जगह पे l अकेला दिख रहा था, और लेकिन अभी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वो l/2 है। तो व्हेन आई सेंड द 2 इनसाइड, तो बाहर तो हमारे पास 2 पाई आएगा, और अब देखो l/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो l बचेगा, और 2r जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4r बनेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि 2 पाई इंटू एल प्लस 4r, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है? अगेन इज इट ओके नाउ? यस सर। सर नहीं आया समझ में। नहीं आया समझ में? ये देखिए, ये आपका कोन का फॉर्मूलाज जो है, ठीक है? ये फॉर्मूलाज कब एप्लीकेबल है? जब स्लैंट हाइट है l, रेडियस है r और हाइट है h, राइट? ये हमारा फॉर्मूला है। TA से क्या है, पाई r इंटू एल प्लस आर। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में TA से ऑफ अ कोन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए था कि TA से ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई r इंटू एल प्लस आर। लेकिन इसका छोटा सा लिमिटेशन क्या है कि दिस, यहां पे हमारा जो रेडियस है वो रेडियस की वैल्यू है r, और हमारी स्लैंट हाइट की वैल्यू है l, राइट? ये हमारा छोटा सा लिमिटेशन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस 2r है, स्लैंट हाइट l/2 है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसी फॉर्मूला में अब आप r की जगह 2r पुट कर दो बस, और l की जगह पे l/2 पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, पाई इंटू 2r, फिर ब्रैकेट में l/2 प्लस 2r, यही मिलेगा ना?
r की जगह पे 2r रखें और l की जगह पे l/2 रखें। अब करना है इसको सिंप्लीफाई। ऑप्शंस को देख रहा था मैं, तो ऑप्शंस को देख के मेरे को ये पता चला कि ऑप्शन ए बी सी तीनों ऑप्शन में l अकेला है, मतलब l/2 वगैरह नहीं दिख रहा। तो अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं सबसे पहले, या फिर कह सकते हो कि मैंने अंदर एलसीएम ले लिया, अंदर मैंने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेकर क्या आएगा, l + 4r अपॉन 2, और ये जो 2 आ गया एलसीएम लेने के बाद, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बाहर बचा πr और अंदर बचेगा l + 4r। ठीक है, बाहर है πr, अंदर है l + 4r। तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, विच इज माय आंसर हियर। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर? यस सर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक क्यूब में से आप मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन कितने का काट सकते हो। तो अब ट्राई टू इमेजिन अ कोन। या अब कोन का मैं एक सरफेस बनाता हूं। कोन का अगर हम एक सरफेस बनाए, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, एक स्क्वायर के शेप में रहेगा। राइट, एक कोन का एक सरफेस बनाओगे, मान लो अंदर का सरफेस बना रहे तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे अगर आप कोन कट करके निकाल रहे हो तो कोन का बेस जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है, एक सर्कल के फॉर्म में, है कि नहीं। तो यहां से आपका कहीं ना कहीं एक ऐसा सर्कल बनेगा, जब आप कट करोगे ठीक है, तो ये अंदर जो है वो एक सर्कल कट होकर निकलेगा, अंदर से एक सर्कल कट होकर निकलेगा। और जो कोन का हाइट होगा, अब आप समझ सकते हो कि हम तो छोटा कोन भी कट कर सकते हैं, हमारा बेस का सर्कल इतना ही हो, लेकिन हम हाइट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम कितना कट कर सकते हैं, कितना हाइट तक हम जा सकते हैं। तो वो अगेन डिपेंड करेगा कि भाई हमारे पास जो दिया हुआ है, जो हमारे पास क्यूब दिया हुआ है वो कितने हाइट का है। तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक अगर रूबिक्स क्यूब आपके पास में है, तो उस रूबिक्स क्यूब में से मैक्सिमम आप कोन कितना काट कर निकाल सकते हो। तो फिर आपको ये दो चीजें हिट करनी चाहिए कि रूबिक्स क्यूब का जो एक फेस होगा अंदर का, वो एक स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर में से मेरे को सर्कल काटना है, और हाइट, जो हाइट होती है ना स्लैंट होकर जो हाइट आती है, अब ये हाइट हम मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं। तो हाइट मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, and in this case the edge of the cube is already given as a। अच्छा, साथ ही साथ ये अगर आप इसको देखोगे तो ये वैल्यू भी कितनी है, ये वैल्यू भी क्वेश्चन ने a दे रखी है, और ये हमारे लिए अभी फिलहाल क्या होगा, इस सर्कल का डायमीटर होगा। तो सर्कल का डायमीटर कितना होगा, कहने के लिए डायमीटर इज इक्वल टू 2a। अब अगर डायमीटर 2a है तो रेडियस कितना हो जाए, सॉरी डायमीटर इज नॉट 2a, डायमीटर ए होगा ना। हाँ एग्जैक्टली, डायमीटर a है, तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा, a/2। a/2 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस a/2 आ गया, हाइट हमारे पास a आ गया। अब हमको उस कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 πr²h, जहां पे अब हम पाई की जगह पे क्या लगाएंगे, r का वैल्यू, r की जगह पे लगाएंगे ये जो वैल्यू लिखी हुई है a/2, तो ये हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, और h के जगह पे क्या लगाएंगे, फिर से a। तो अल्टीमेटली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 12, उसके ऊपर पाई को लिख देते हैं। फिर यहाँ पे a² आएगा और उधर एक a अकेला है, तो a² × a कितना बन जाएगा, वो a का क्यूब बन जाएगा। तो फाइनली जो मेरा यहाँ पे वॉल्यूम निकल कर आया वो आया है πa³ / 12।
पाई ए क्यूब अपॉन 12 विच इज ऑप्शन डी। समझ में आया या कहीं पे कोई दिक्कत है? बताओ। सर ये 12 कैसे आया, वही नहीं समझ में आया। देखो आप जब स्क्वायर करोगे, ये जो a/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ क्या आएगा? a² अपॉन 4 आएगा। यस सर। अब वो जो डिनोमिनेटर का 4 है और ये बाहर जो 3 है, इसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आयुषी कौन सा पार्ट में आपको दिक्कत हुआ है? अच्छा पूरा। तो यहां पे आप थोड़ा सा, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन यार। बिकॉज अगर आप सोचो कि ये कोन आपको दिया हुआ है, कोन आपके सामने रखा हुआ है, उस कोन में से आप सॉरी क्यूब आपके सामने रखा हुआ है, उस क्यूब में से आप कोन कट करके बाहर निकालना चाहते हो, तो एक कोन के दो ही चीजों के बारे में तो आपको ध्यान रखना है। हम मैक्सिमम रेडियस कितना निकाल सकते हैं, जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है, और उस कोन का मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है। तो सबसे पहली चीज कि अगर हमारा, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके थोड़ा सा हेल्प ट्राई करता हूं। तो अगर हमारा मान लो कि जो कोन था वो इतने हाइट का था, ठीक है, कोन इतने हाइट का था, सॉरी क्यूब इतने हाइट का था, तो हम कोन का मैक्सिमम हाइट कितना रख सकते हैं? इतना ही रखेंगे ना। तो इस केस में जो हमारा कोन का हाइट होगा और जो हमारा क्यूब का हाइट होगा वो सेम रहेगा। सेकेंड चीज कि आपका जो मान लो जैसे ये रहा, ठीक है, अब यहां पे हम मैक्सिमम सर्कल कट करना चाहते हैं, तो यहां मैक्सिमम सर्कल जब आप कट करोगे, ठीक है, तो सर्कल का जो डायमीटर होगा वो इसके लेंथ के बराबर होगा। यस और नो आयुषी, जल्दी बताओ। यहां से अगर हम सर्कल कट करना चाहते हैं, सबसे बड़ा सर्कल जो पॉसिबल है, ऐसे तो छोटा मोटा सर्कल भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सर्कल जो कट करना होगा, उस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो इसके लेंथ के बराबर होगा। तो इसी को यूज करते हुए तो वहां पे भी अभी तो प्रॉपर क्यूब नहीं बना, स्क्वायर नहीं बना, लेकिन ये वैल्यू हमारी है a, राइट, ये वैल्यू हमारी है a। सो इसमें से हम मैक्सिमम जो सर्कल कट करेंगे ना अंदर से, जो मैक्सिमम सर्कल कट होगा, प्रॉपर नहीं बना रहा हूं, तो उस सर्कल का जो डायमीटर होगा, उस सर्कल का जो डायमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू a। तो अगर डायमीटर a के बराबर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा a/2। दूसरी चीज जो मैंने बोली हुई है कि हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्यूब होगा, और क्यूब का हाइट कितना होता है? यहाँ पे a, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में आप रेडियस के जगह पे a/2 पुट कीजिएगा, हाइट के जगह पे a पुट कीजिएगा। फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई r² h। तो मैं कह रहा हूं कि बस इस r के जगह पे अब आपको a/2 पुट करना है और हाइट की जगह पे आपको a पुट करना है। तो दिस गिव्स यू π/12 a³। ओके, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन,
अ कोन है ना, हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल वॉल्यूम। अच्छा, दोनों का बेस इक्वल होने का मतलब क्या है? दोनों का बेस क्या होता है? सर्कल है, राइट? दोनों का बेस एक सर्कल है, तो इक्वल बेसिस का मतलब इक्वल सर्कल हो गया, और इक्वल सर्कल का मतलब इक्वल रेडियस हो गया, ठीक है? दोनों का रेडियस इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही दिया हुआ है ना। कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों सेम है। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? अब दोनों जगह से 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचा h इज इक्वल टू 2r। मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। अब कोन का अगर हाइट की बात करोगे तो कोन का जो हाइट होता है वो होता है h। हेमिस्फीयर के केस में क्या होता है? हेमिस्फीयर में कोई हाइट का h नहीं लिखा हुआ रहता। जो हेमिस्फीयर की हाइट होती है वो उसके रेडियस के बराबर होती है, ठीक है? तो यहाँ पे उसका हाइट होता है r। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको h अपॉन r कैलकुलेट करना था, तो h इज इक्वल टू 2r आया हुआ है, r को क्रॉस मल्टीप्लाई करके h के डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो h अपॉन r हो गया हमारा 2:1, विच वाज आवर ऑप्शन ए, ठीक है? तो दिस इज इट। मीनवाइल आप लोगों के लिए जो छोटा सा होमवर्क है, सर सर वीडियो ऑफ वॉइस कर लीजिए। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। फिर हो रहा है सर। सर साउंड नहीं आ रही है आपकी। वीडियो पॉज। इंटरनेट का इशू होगा। आई एम एंडिंग द क्लास यार, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। दिस इज योर होमवर्क and not the entire, but only first 5 questions. First 5 questions. Look at the examples first. ठीक है? एग्जाम्पल्स को पहले देखिएगा और उसके बाद आप इसे सॉल्व कीजिएगा। Tomorrow we will have a class. सर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन? ऑनलाइन ही चलेगा, ठीक है? Tomorrow we will have a class. आफ्टर छठ पूजा हम ऑफलाइन जाएंगे। ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आयुषी अभी मैं फिलहाल एंड करता हूं बिकॉज बहुत ज्यादा इंटरनेट ब्रेक हो रहा है। अरे आयुषी यार, क्या मतलब आप सेम फॉर्मूला के पीछे पड़े हुए हो, पाई इंटू। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट कि क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे वो समझाएंगे। आप उसको ऐसा फॉर्मूला रट्टा मारना चाहते हो, मार लो। आपने हो सकता है पास में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि इट्स नॉट नीडेड एट ऑल। जो भी 9th में आपने याद किया हुआ है उसी से आपका काम हो जाएगा। बात खत्म है। एक फॉर्मूला के पीछे पड़े हुए हो, क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर ध्यान दो, फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सो होमवर्क इज योर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। एग्जांपल्स को पहले देख लीजिएगा। टुमारो विल हैव अ क्लास, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? आई एम एंडिंग द सेशन हियर गाइस। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय बाय। सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। थैंक यू